हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम देखने वाले कार्डियक साइकिल के बारे में। जैसे ऊपर लिखा है हेडिंग में कार्डियक, जो मैंने हार्ट का सिंबल बनाया, और साइकिल जो है साइकिल। तो कार्डियक साइकिल होता क्या है? इससे पहले कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हमें एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर एक बार देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और साथ में ब्लड किस तरह हार्ट के अंदर सर्कुलेट होता है और किस तरह वो लंग्स के पास जाकर और वापस हार्ट के पास आकर किस तरह पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। हार्ट का काम क्या है? पंप करना ना। तो किस तरह पंप कैसे करता है, मतलब ऑक्सीनेटेड, और हार्ट के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड भी आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड को जहाँ बॉडी को पहुँचाना है वहाँ भी पहुँचा देता है, और साथ साथ में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको जहाँ पहुँचाना है, मतलब लंग्स के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लंग्स के पास भेजेगा, तो भेजेगा लंग्स क्या करेगा, उसको ऑक्सीनेट करके फिर हार्ट के पास ही भेजेगा। हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, मतलब इस तरह हार्ट का इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हार्ट रुकना बंद हो गया, मतलब कुछ पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और इंसान जो है फ्यू मिनट्स में मर जाएगा। ओके, तो हम कार्डियक साइकिल से स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा मतलब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, देन हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और अपना एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठना। दिस इज़ ओनली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स एंड द क्लास 11 स्टूडेंट। ओके, तो मैं पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक में कोई बाहर से लेने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो भी तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे वो डायरेक्टली पूछेंगे, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल और इन ब्रीफली और इन डिटेल। तो एक टेक्स्ट बुक से ही लिखना पड़ेगा, और साथ में एक क्वेश्चन कुछ पूछेंगे तो वो भी डायरेक्टली बुक से ही पूछेंगे। ओके, तो वही चीज़ हमें डिस्कस करना है, और वो प्रोसेस को, जो साइकिल है इस साइकिल को तो मैं कोई बाहर से कुछ और ला के तो नहीं रख सकता ना। तो वही इसी कार्डियक साइकिल को थोड़ा मतलब आसान तरीके से हम समझेंगे। ओके, थोड़ा टाइम लेकर समझेंगे। ओके, तो हमें याद करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये टॉपिक सब बोलते हैं कि बहुत कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आता है, बट हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हार्ट के स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हार्ट के अंदर पूरे बॉडी में सर्कुलेशन किस तरह होता है, फिर उसके बाद हम कार्डियक साइकिल को हम देखेंगे। ओके, तो हार्ट का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट का स्ट्रक्चर पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, अगर नहीं देखा हो तो एक बार वो चेकआउट कर लेना, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, ओके, ये हुआ हार्ट। ओके, हार्ट के कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ओके, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखता है। ओके, ये इंटर आर्टेरियल सेप्टम है, जो 2 आर्टरीज को सेपरेट करके रखता है। और 2 आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला कौन सा है? एक वेल्व आते हैं आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में। तो ये हुआ अपना हाँ, ये हुआ अपना राइट एट्रियम, और ये हुआ राइट वेंट्रिकल, और ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको मुझे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। ओके, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पंप होता है, तो फिजियोलॉजिकली वो थिक होता है। ओके, और बहुत सारे मतलब कार्डियक अरेस्ट हो, मतलब सॉरी हार्ट अटैक हो, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो, एंजिना पेक्टोरिस, ये सारे इफेक्ट मेजरली कौन से वेंट्रिकल को इफेक्ट करते हैं? वो है लेफ्ट वेंट्रिकल को ही इफेक्ट करते हैं। ये जो मैं स्टेटमेंट्स जो भी बोलता जा रहा हूँ, ये साइड पे तुम लिख लोगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब ये चीज़ें तुम्हें पता होना ज़रूरी है एज ए फ्यूचर मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल प्रेजेंट होता है? ये वेल्व कौन सा है? ये हुआ ट्राइकस्पिड वेल्व।
तो इसको 1 2 3 इस तरह हम डोनेट करते हैं, 3 बना के, ओके। और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वेल, जिसको हम मिट्रल वेव के नाम से भी हम बोलते हैं, ओके। तो ये ट्राइकस्पिड वेल एंड बाइकस्पिड वेल हुआ, ओके। तो ये एक बार हम मिटा देते हैं। तो ये हमने 4 वेंट्रिकल्स 4 चैम्बर्स को हमने बना दिया है, ओके। फिर इसके बाद हम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा को बनाते हैं। ये जो ऊपर का डायग्राम है एकदम इसी को जूम करके इधर बना रहा हूँ, बस दैट्स इट। एक रफ डायग्राम है। और जो ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड, ब्लू कलर जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ डिनोटेड है। ये वो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब जो भी अपनी बॉडी यूज़ किया हुआ जो भी ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है, उसको ऑक्सीनेट करना है, तो वो सुपीरियर वेना कावा अपने बॉडी के जो ऊपर के पार्ट्स हैं, ऊपर के पार्ट्स जैसे कि हेड, अपर लिम्स, चेस्ट, वो एरिया से सुपीरियर वेना कावा लेगा ब्लड। और जो इन्फीरियर वाला है, जो नीचे के जो पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट, पेल्विक वाला पार्ट, जो 2 पैर है, वहाँ का जो भी ब्लड है वो ऊपर कौन खींचेगा, मतलब उन पार्ट्स का ब्लड कौन लेगा? इन्फीरियर वेना कावा। तो ये दोनों डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ डालेंगे? कहाँ डालेंगे? राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का राइट एट्रियम ले रहा है। राइट एट्रियम लेकर वो अपना ब्लड जो है कहाँ भेजेगा? ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में भेजेगा, ओके। ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। और राइट वेंट्रिकल से भेजने के बाद ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इधर गया, इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमें लंग्स के पास भेजना है, ओके। तो यहाँ लंग्स में बना लेता हूँ, ये रहे छोटे से तुम्हारे लंग्स, ओके। जो ब्लड के लिए वेट कर रहे हैं, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करके वापस हार्ट के पास भेजेंगे, तो हम वैसे वो बनाते हैं। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल पल्मनरी कहाँ भेजेगा? पल्मनरी आर्टरी के पास भेजेगा। पल्मनरी आर्टरीज जो होते हैं वो देखो, कौन से वेल्व के थ्रू? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी सेमिलुनर वेल्व के अंदर 2 होते हैं। सेमिलुनर वेल्व जो है वो वेंट्रिकल से जो भी ब्लड है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अपना ब्लड एरोटा में पुश करेगा, एरोटा से जाकर पूरे बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, ओके। और जो राइट वेंट्रिकल में जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाकर लंग्स के पास भेजना है, तो लंग्स के पास भेजेंगे, सेमिनुलर वेल्स के थ्रू ही जाएंगे। तो सेमिनुलर वेल्स में 2 टाइप ऑफ वेल्स, एक तो एरोटिक वेल, जो एरोटिक वेल के अंदर से कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। और जो पल्मनरी वेल जो है, पल्मनरी वेल जो है वो वेल जो है वहाँ से जो पल्मनरी आर्टरी जो निकलती है, और ये आर्टरी और वेल के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। आर्टरी के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं आर्टरी के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं वेन के अंदर। और एक्सेप्शन ये है कि जब इनके आगे पल्मनरी ऐड होता है, पल्मनरी आर्टरी ऐड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं होता है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से निकला, ये हुआ पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो अपने लंग्स के पास जाएगा, अपना लंग्स जो है वो अपने ऑक्सीजन लिया और वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डालेगा। वो ऑक्सीजन जो है अपने ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, वो आरबीसी लेकर घूमेंगे, वो आरबीसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे। उस ब्लड जो है वापस ऑक्सीनेट हुए, एकदम फ्रेश हुए, फिर वो ब्लड फ्रेश हुए, फिर यहाँ पे पल्मनरी वेन्स, ये पल्मनरी वेन्स, और यहाँ पे जो है पल्मनरी, जब पल्मनरी ऐड हो जाता है, जब आर्टरी के पीछे पल्मनरी ऐड हुआ तो उसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड हुआ। और जब पल्मनरी वेन के
वेन के पीछे पल्मोनरी ऐड होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वहाँ पे फ्लो होता रहता है। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड। ओके, तो पल्मोनरी ये हुआ पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से जो भी ब्लड जो है वो इधर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आया वो बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करेगा उस ब्लड को। पंप करने के बाद जो मेन ब्लड है वो पूरा बड़ा सा एरोटा है, एरोटा जो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, एरोटा। तो पूरा ब्लड जो है वो यहाँ से एरोटिक वेल्व के थ्रू ब्लड जो है इसके अंदर आ जाता है। ओके, तो ये हुआ नॉर्मल सर्कुलेशन। और ये हुआ, तो मैं नाम एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हुआ अपना राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ओके, ये हुए लंग्स, ये हुआ अपना सुपीरियर वेना केवा, ये हुआ अपना इंफीरियर वेना केवा। ओके, ध्यान से सुनो। और यहाँ ये जो 3 है 1 2 3, ये इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वेल। ये दिखता कैसा है? देखो मैं बना देता हूँ डायग्राम इस तरह। 1 2 3, 3 कस्प से, 3 कस्प से, कस्प CUSPS कस्प होते हैं, तो वो इसीलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वेल बोलते हैं। और ये हुआ है अपना 1 और 2, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वेल। इसको हम और एक नाम से बोलते हैं मिट्रल वेल। इसका ये कैसे दिखता है? 1 और 2, 2 कस्प्स होते हैं, इसके पास 3 होते हैं। ओके, इस तरह जो है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड दिखते हैं। ओके, तो ये हुआ अपना एरोटा। ये हुआ अपना, इसके अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लो करते हैं। ब्लू कलर से बना है तो वेन नहीं है, वो आर्टरी है, बट पल्मोनरी के पास जा रहा है। पल्मोनरी मतलब लंग्स के रिलेटेड, वो लंग्स के पास जा रहा है। तो लंग्स, जब पल्मोनरी वर्ड कोई आर्टरी के पीछे ऐड हुआ तो उसके अंदर जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये हुआ पल्मोनरी आर्टरी। ओके, और ये जो 2 छोटे छोटे हुए पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड जो भी लंग्स बना रहे हैं वो लेकर अपना लेफ्ट एट्रियम में डालेंगे। ओके, तो लेफ्ट एट्रियम अपना। और सेमीलुनार वेल जो है, सेमीलुनार वेल कैसे दिखेंगे? ये दोनों सेमीलुनार वेल में, लुनर वेल जो यहाँ से मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, ये दोनों जो है साथ में, ये दोनों साथ में पंप करेंगे, ये दोनों पंप करेंगे। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब पंप करना, सिस्टोल मतलब पंप करना, पंपिंग। डायस्टोल मतलब रिलैक्स। तो ये दोनों वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल सिस्ट कर रहा है, पंप करता है, जब पंप करता है तो ये दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट हुए हैं ना। तो ये जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमें लंग्स के पास भेजना है, क्योंकि उसको ऑक्सीनेट करना है। तो उसको पंप करके हम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएंगे। तो आर्टरी के थ्रू कौन सा वेल रहेगा वहां पे? पल्मोनरी वेल। ओके, और ये जो एरोटिक वेल, ये एनसीईआरटी मैंने दिया, ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सेमीलुनार वेल नाम दिया है। ओके, तो ये वाला वेंट्रिकल दोनों साथ में पंप हो रहे हैं ना, सिस्टोल हो रहे हैं दोनों साथ में। तो ये भी पंप हुआ, ये भी पंप हुआ। ये अपना ब्लड जो है पल्मोनर वेल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में गया, वो अपने लंग्स के पास जाके ऑक्सीनेट कराएगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो एरोटा में पूरी बॉडी को भेजना है, जिसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ओके, जिसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एरोटा में जाएगा, पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। कौन से वेल के थ्रू जाएगा?
एरोटिक वेल्व के थ्रू जाएगा। आई होप तुम्हें ये पूरा हार्ट का बेसिक तुम्हें पता चल गया होगा। और एक नोडल टिश्यू के बारे में बताया नहीं, नोडल टिश्यूज दो होते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ नोडल टिश्यू। ओके, ये मिटा देता हूँ। देखो, बायोलॉजी जो भी मेडिकल साइंस है, बायोलॉजी जूलॉजी सारा जो है डायग्राम के साथ ही, मतलब तुम जितना डायग्राम बनाते हो सीखोगे। देखो यार, तुम अभी 11th स्टैंडर्ड में होंगे, 12th स्टैंडर्ड में होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो तुम्हारा अभी मेन मकसद ये होगा कि एग्ज़ाम क्रैक करना है, 12th में अच्छे नंबर लाने, 11th में अच्छे नंबर लाने और एग्ज़ाम क्रैक करना है। ओके, तो ये तुम्हारा मकसद है। तो तुम टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, जो ज़्यादा होशियार है, जिसको इंग्लिश अच्छे से समझ आ जाता है, जो एनसीईआरटी को भी मतलब खुद से पढ़ के समझ जाता है, वो नोट्स बनाएगा, रट लेगा, समझ जाएगा। जिसको समझ में भी आता है समझ जाएगा। पर जो कंसेप्ट है ना, मतलब तुम कोई भी चीज़ है, अभी कोई मूवी है, तुमने कोई मूवी देख ली, भी रिसेंटली कोई अच्छी मूवी का नाम ले लेते हैं, कोई भी मतलब मूवी, जैसे कि पीके मूवी है, 3 इडियट मूवी है। 3 इडियट मूवी किसको याद नहीं रहेगा? सभी को याद रहेगा, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि हमने वो मूवी को पूरा फील, उसका पूरा कंसेप्ट हमें पता है। ओके, 2-4 बार हम उस कंसेप्ट को, वो मूवी को देख लिया है, पूरा कंसेप्ट हमें पता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये हमें पता है। ओके, बट क्योंकि हमें पढ़ाई भी ऐसी ही करनी पड़ती है। ओके, जब जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो इतना सारा रहेगा ना। अब ये वाला जो कंटेंट है, ये कुछ नहीं है, मतलब जो पूरा ये जो वेल्व का पूरा एक पेज वाला होगा, जो वेल्व्स का जो टॉपिक चल रहा है ना, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड के ऊपर पूरा एक पेज होगा, जो एनसीईआरटी में एक लाइन भी नहीं दिया है, एक लाइन भी नहीं दिया है, बस ट्राइकास्पिड होता है, बाइकास्पिड इतना ही दिया है। पर जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, 2-2 3-3 पेज उसके बारे में दिएंगे, उनके साथ उनके डिजीजेस, पैथोलॉजी कंडीशंस, उनके ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, वो सारे मिलाएंगे तो मतलब एक चैप्टर ही बन जाता है। इतना मतलब वो वास्ट होता है। तो तब वो सब चीज़ें तुम ऐसे रट्टा नहीं मार सकते, ऐसे वो सब तुम नहीं कर पाओगे। तो जो भी चीज़ें ऐसे डायग्राम के साथ तुम याद करोगे तो तुम्हें भूलने की चांसेस ही नहीं है। इसलिए मैं कहानी की तरह मैं बता रहा हूँ कि किस तरह ब्लड जो है फ्लो होता जा रहा है। ओके, तो नोडल टिश्यू की बात हम कर रहे थे, नोडल टिश्यू की बात हम कर रहे थे। ओके, नोडल टिश्यू जो है होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया है, ऑटो एक्साइटेबल, जो खुद से एक्साइटेबल होता है। जैसे बहुत सारे लड़के हो जाते हैं, लड़की को देखकर ऑटो एक्साइटेबल हो जाते हैं। तो ऑटो एक्साइटेबल, तो इनको कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई न्यूरॉन, अपना कोई ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं करता, मायोजेनिक है। दो टाइप ऑफ ब्रेन्स होते हैं, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक होते हैं। न्यूरोजेनिक जो ब्रेन्स होते हैं, न्यूरोजेनिक जो हार्ट्स होते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं। ओके, वो अपनी ह्यूमंस में नहीं होता। अपना जो हार्ट है वो मायाजेनिक है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं आता। ओके, तो वो कौन करता है? नोडल टिश्यू कंट्रोल करते हैं। तो नोडल टिश्यू में दो आते हैं, एसए नोड एंड साइनो आर्टेरियल नोड एंड एवी नोड, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड। दो टाइप ऑफ नोड आते हैं। और आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो बहुत सारे बंडल में डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये मतलब ब्लड को पंप कराने में बहुत बड़े हेल्प करते हैं। ओके, 20 मिनट्स पूरा इसी में चला गया इंट्रोडक्शन में, बट आगे जो कार्डियक साइकिल बताऊंगा उस चीज़ में ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, तो साइनो एसे नोड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट अपर राइट कॉर्नर, इनसाइड में दिया अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो मतलब अपर राइट, ऐसे हार्ट है, राइट वाला अपर राइट कॉर्नर, तो ये हुआ अपना ऐसे नोड। और एवी नोड जो है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, मतलब यहाँ प्रेजेंट होगा, लोअर लेफ्ट है। ओके, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है।
काम पूरा चालू कौन करता है? एसए नोड करता है। और ये जो अब ये है, अब एवी नोड जो है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बंडल ऑफ हिज इन वायरिंग, जो पूरे वेन्स के ऐसे से इस तरह प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल के अंदर। तो सबसे पहले एक्साइट कौन होता है? ऑटो एक्साइटेबल। एक्साइट कौन होता है? एसए नोड। एसए नोड जो है सबसे पहले एक्साइट होता है। वो एक्साइट हो गया, वो जो अपना एक्साइटेबल जो एक्साइट जो भी हुआ है उस कंडीशन को वो एवी नोड के पास भेजेगा, एवी नोड के पास भेजेगा, एवी नोड। जब ये एक्साइट होगा तो वो इसको पंप करेगा, इसको पंप करेगा, तो ओके। और ये जो अपना एक्साइटेबल पावर है ये इधर भेजेगा, तो इधर भेजेगा, यहाँ से जाते जाते पूरा वेंट्रिकल पंप होगा। तो ये पूरा अगर ऐसे नोड ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एक्साइट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो आगे का काम होगा ही नहीं, तो हार्ट काम करना ही बंद करेगा। ओके। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसे नोड का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो पेस मेकर्स बोलते हैं, अपने एनसीईआरटी में दिया पेस मेकर्स, आर्टिफिशियल पेस मेकर्स, आर्टिफिशियल ऐसे नोड्स जो है यूज़ करते हैं जिसको हम बाहर से कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब हार्ट बीट को बढ़ाना है तो वो रिमोट के साथ बढ़ा सकते हैं, मूवी में भी दिया है। ओके। तो पेस मेकर्स हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे नोड की तरह जिनके पास ऐसे नोड सही से वर्क नहीं करता है। ओके। तो पेस मेकर तो वो एवी नोड का या बंडल ऑफ हिस इन सबको वो चेंज नहीं करते। ओके। वो रिप्लेस नहीं करते, वो सिर्फ रिप्लेस करते ऐसे नोड को पेस मेकर के साथ रिप्लेस कर देते। वहाँ पे पेस मेकर जो है वो एवी नोड को एक्साइट करेगा, बाकी पूरा फंक्शन जो है नॉर्मली जैसा था वैसा चलता ही रहेगा। तो ये हमने पूरा रिवाइज कर लिया कि मतलब सीरियस मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक साइकिल। ओके। तो तुम अपना एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन में पढ़ता जाऊंगा और साथ में यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा। ओके। चलो हम कार्डियक साइकिल अब देखते हैं। तो हमने पूरा बेसिक हार्ट का सर्कुलेशन, हार्ट का पूरा एनाटॉमी हमने पढ़ लिया। एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर हमने पूरा देख लिया, और साथ साथ में उसके फंक्शन, किस तरह ब्लड जो है कौन से आर्टरी से निकलकर कौन से वेन में जाता है, कहाँ जाने के बाद फिर कहाँ आता है, किस तरह पूरे बॉडी को सर्कुलेट करता है पूरा ब्लड, वो चीज़ हमने पिछले 20 मिनट्स में हमने देख लिया। और आगे हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे जो अभी बहुत ईजी होने वाला है। ओके। तो सब एनसीईआरटी ओपन कर लो, मैं भी ओपन कर लिया। एनसीईआरटी से एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे। ओके। एक एक लाइन किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके। तो सबसे पहले लिखा है हाउ डज द हार्ट फंक्शन। तो पूछा है कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। देखो हार्ट का फंक्शन क्या है? सबसे पहले हार्ट जो है पंप करता है। तो हार्ट ब्लड आया पंप किया, एक नॉर्मल यही काम नहीं है। हार्ट जो है 3 स्टेजेस में काम करता है। हार्ट में देखो हमने बात किया था कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरीज, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और सबसे पहले ब्लड जो है 2 एट्रिया में आएंगे, 2 एट्रिया में आने के बाद 2 एट्रिया से वेंट्रिकल में ऐसे ही आते ही तो डायरेक्ट नीचे नहीं आएंगे ना। तो जब एट्रियास जो है 2 पंप होंगे, जब ऐसे नोड जो है वो एक्साइट होकर अपना सिग्नल भेजेगा तब एट्रिया जो है सिस्ट करेंगे, पंप करेंगे। जब वो पंप करेंगे तो दोनों वेल्व खुलेंगे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व खुलेंगे, तब जाके तो वेंट्रिकल में जाएगा। जब वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, जब वेंट्रिकल में जाते ही वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेंट्रिकल जो है फिर वेंट्रिकल पंप करेगा। जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। पहले आर्टेरियल सिस्टोल, जब जो भी ब्लड एट्रिया में के अंदर आया था वो मतलब पंप करके वो वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल पंप करेगा। वेंट्रिकल का काम ही है पंप करना। तो वेंट्रिकल जो है ब्लड पंप करके वो जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो लंग्स के पास भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो एरोटा में भेजेगा पूरे बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए। और जब इस तरह जो पंप होता है, फिर वेंट्रिकल पंप होने के बाद क्या भाई, फिर आकर वापस ब्लड को लाना है, तो वो सारे एक टाइम पे रिलैक्स हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्स हो जाना। जब रिलैक्स हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि भाई हाँ रिलैक्स मतलब जो बाकी का ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर फ्लो हो रहा है। ओके। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो लंग्स के पास लंग्स से आ रहा है वो लेफ्ट एट्रिया में भर रहा है, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से आया है वो ब्लड जो है वो राइट एट्रिया के अंदर भर रहा है। तो वो डायस्टोल के अंदर ये वाला कंडीशन होता है। और
वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंडीशन में क्या होता है कि वेंट्रिकल रिलैक्स होता रहता है, उस कंडीशन में नॉर्मल जो वेल्स होते हैं वो भी रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। ओके, तो हम लाइन वाइज देखते हैं। ओके, तो हार्ट का फंक्शन मैंने बताया, टू बिगिन विथ ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। तो हम स्टार्ट करते सबसे पहले कि सारे रिलैक्स स्टेट में है। 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब रिलैक्स्ड स्टेट। तो मतलब एट्रियम, सो जस्ट इमेजिन जो भी हार्ट है, जो भी हार्ट है वो अभी रिलैक्स्ड स्टेट में है। ओके, ओके, तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ डायग्राम। ओके, तो ये हुआ 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे रिलैक्स स्टेट में हैं। जॉइंट डायस्टोल स्टेट में है, मतलब कोई कुछ काम नहीं चल रहा है, अब कहीं से भी कोई ब्लड आया नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है बुक में अंदर। ओके, they are in joint diastole as the tricuspid and bicuspid valves are open. The blood from the pulmonary veins and the vena cava flow into the left and right ventricle respectively. Okay, the tricuspid will open, blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the right and left ventricle respectively through the right atrium and the left and right एट्रिया। ओके, हाँ, तो जैसे ही ब्लड आया, जैसे ही मतलब यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा लिया और इन्फीरियर वेना कावा लिया, और साथ में ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के पास से ये ब्लड लिया। ओके, तो ये ब्लड लिया, यहाँ का ब्लड, ये वाला ब्लड, यहाँ से जो आया ब्लड वो सारा इधर गया, और यहाँ का जो भी ब्लड है वो, मतलब जो भी ब्लड आ रहा है वो एट्रियास के अंदर गया। ओके, एट्रियास के अंदर जाते ही ये भी रिलैक्स स्टेट में जैसे ही आया है, वो ब्लड जो है डायरेक्टली वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, मतलब खाली है, कोई प्रेशर नहीं है, अभी कोई प्रेशर नहीं है, आर्टरी के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, वेंट्रिकल के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, तो डायरेक्टली जो ब्लड आया वो डायरेक्टली वेंट्रिकल के अंदर भर रहा है। ओके, आते ही डायरेक्ट एट्रिया के अंदर भर के डायरेक्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। ओके, थ्रू राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल्व है? ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व। इन दोनों वेल्व्स के थ्रू वो जो ब्लड है रेस्पेक्टिवली वो अपने अपने वेंट्रिकल में जाके गिर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से भी ब्लड आया, वो यहाँ पे आ गया। ओके, जॉइंट डायस्टल स्टेट में द सेमिलुनर वेल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। जब ये राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये जो पंप करेंगे तो वो कौन से वेल्व के थ्रू जाएंगे? सेमिलुनर वेल्व। सेमिलुनर वेल्व के अंदर 2 वेल्व और होते हैं, पल्मोनरी वेल्व एंड एरोटिक वेल्व। एरोटिक वेल्व से जो एरोटा के अंदर जाएगा, और पल्मोनरी वेल्व से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, वो जाकर लंग्स के पास जाएगा। ओके, तो वो वेल्व्स, वो जो जब इसके अंदर जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर फिल हो रहा है, जब हो रहा है जॉइंट डायस्टल स्टेज टाइम पर, तब ये 2 वेल्व है ना, ये 2 वेल्व नॉर्मली ओपनड है, कोई प्रेशर, देखो अभी नॉर्मली दरवाजा को हम बंद करते तो कोई आवाज़ नहीं आता, कोई बाहर से बहुत तेज हवा आ रही है तो हवा की वजह से जो जोर से जब दरवाज़ा बंद होगा तब जोर से आवाज़ आएगी धम करके। तो एग्जैक्टली वैसे जब जॉइंट डायस्टोल स्टेट में है, हार्ट के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, हार्ट के अंदर कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं है, तो नॉर्मली ब्लड आके वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, तो वेल्व जो है वो नॉर्मली ओपन हुए हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रेशर जब बिल्ड अप हो जाएगा तब सडनली ओपन हो जाएंगे दोनों। तब जब सडनली ओपन होंगे तब तो हार्ट के अंदर 2 टाइप ऑफ साउंड्स होते हैं, वो हम लास्ट में देखने, बट यहाँ पे
लब एंड डब। ओके, जब जो डब वाला साउंड है वो एज कम्पेयर टू डब जो ज़्यादा ड्यूरेशन तक बजता है, जो किसकी वजह से क्लोजर ऑफ बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वेव दोनों मतलब साथ में क्लोज हो जाते हैं। जब साथ में क्लोज आता है तब कौन सा साउंड जनरेट होता है? लब। और जब डब कब साउंड हो जाता है आता है? जब सेमीलुनर वेल क्लोज होता है। ओके, ओपन होने से कभी आवाज़ नहीं आता। जब तुम दरवाजे को खोल रहे हो तो ओपन आवाज़ थोड़ी आती है, जब जोर से प्रेशर की वजह से बंद हो रहा है दरवाजा तब जाकर ही आवाज़ जनरेट होता है। ओके, तो जब जॉइंट डायस्टोल था, जब डायरेक्टली ब्लड आके वेंट्रिकल के अंदर गया, ओके, वेंट्रिकल से दो वेल के थ्रू वेंट्रिकल के अंदर गया। ओके, एट दिस स्टेज सेमीलुनर वेल जो है वो क्लोज है, मतलब कोई प्रेशर वेंट्रिकुलर तक इतना मतलब इतना ब्लड इसके अंदर भरा नहीं कि भाई सेमीलुनर वेल ओपन हो जाए और दो जो इधर का ब्लड है वो पल्मनरी वेन्स सॉरी आर्टरी पल्मनरी आर्टरी एंड एरोटा के अंदर जाए ब्लड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, द SA node now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, the arterial systole। अब आता है आर्टीरियल सिस्टोल। आर्टीरियल सिस्टोल जो नाम में दिया है आर्टीरियल सिस्टोल, ये जो है वो सिस्ट करेगा। अरे हार्ट का बहुत ही देखो, मैं कैसे याद रखता था पता है? पुचुक 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 नॉर्मल, पुचुक 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 मतलब ऊपर वाला, मतलब डोंट टेक इट कॉमेडी वे में मतलब ऊपर वाला पुचुक मतलब आर्टीरियल सिस्टोल। देखो यहाँ पे मिला आर्टीरियल सिस्टोल। जब आर्टीरियल सिस्टोल होगा, जब आर्टरी का जो अंदर ब्लड है वो पंप करके वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। जब आर्टीरियल सिस्टोल होगा, जब दो आर्टीरियल्स जो है वो प्रेशर के साथ पंप करेंगे, सिस्ट करेंगे, तब दोनों वेल जो है वो ओपन होंगे, ब्लड जो है अंदर आ जाएगा। ओके, अंदर आने के बाद ओके, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं? आर्टीरियल सिस्टोल। और इसके अंदर आ गया जब ये वाला पुचुक हो गया, फिर ये वाला पुचुक, ये वाला वेंट्रिकुलर जो है सिस्ट करेगा। वेंट्रिकल जब सिस्ट करेगा तो ब्लड जो है वेंट्रिकल सिस्ट करेगा, तो यहाँ का ब्लड रिटर्न भी मतलब आर्टरिया के अंदर भी जा सकता है। तो जब ये वेंट्रिकल जोर से पंप करेगा, मतलब पुश करेगा, ब्लड को पुश करेगा, तो ये दो वेल जो है वो क्लोज हो जाएंगे। जब वो प्रेशर के साथ क्लोज हो रहा है तब जाके लब आवाज जो है जनरेट होता है। ओके, क्लोज होने की वजह से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है फास्टली, जब जाके जो है वो वेल जो है वो लब आवाज जो है जनरेट करता है। ओके, फिर वेंट्रिकल जब ये वाला पुचुक हो गया, फिर ये वाला पुचुक, फिर रिलैक्स करेंगे, चारों के चारों चैम्बर जो है रिलैक्स करेंगे, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट में हमने दिया था कि यहाँ पे आर्टीरियल सिस्टोल कैसे चालू होगा? आर्टीरियल ये ऊपर के जो दो एट्रियम हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, वो पंप क्यों ही करेंगे? क्योंकि ऐसे नोड जो है वो ऑटो एक्साइटेबल है, वो पंप करेगा। ऐसे नोड जो है वो AV नोड को भेजेगा, AV नोड को। तो यहाँ पे ऐसे नोड होगा, यहाँ पे ऐसे नोड होगा, अपर राइट कॉर्नर MCQ में पूछते हैं, एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे AV नोड, ऐसे नोड एंड AV नोड। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके इसको भेजेगा और ये पूरा हार्ट को भेजेगा। ओके, तो ऐसे नोड एक्साइट होकर AV नोड को भेज दिया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं आर्टीरियल सिस्टोल हुआ। दिस मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय 30%। तो आर्टीरियल सिस्टोल होने की वजह से जो वेंट्रिकल नॉर्मली, तो देखो जब कोई प्रेशर नहीं था, जब ब्लड नॉर्मली आ रहा था, तो नॉर्मली वेंट्रिकल जो है भर रहा था। बट जब एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि मतलब वेंट्रिकल को पूरा भरना रहता है, तब ये ऐसे नोड जो है वो आर्टीरियल सिस्टोल हो जाता है, मतलब पंप करता है ब्लड को। पंप करते ही दोनों वेलवे ओपन अप होकर ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर जाता है। किसकी वजह से? ऐसे नोड एंड AV नोड कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से। ओके, तो कितना 30% ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर फिल कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AV node and AV bundle from where the bundle of his transmits it through the entire ventricular musculature। देखो अब ये ऐसे नोड से जो भी स्टिमुलेशन जो AV नोड के पास गया, AV नोड क्या करेगा?
पूरा एवी बंडल से, बंडल ऑफ हिस से पूरा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर जो है पूरा वेंट्रिकल के ऊपर जो स्प्रेड हुआ है वो नोडल टिश्यू, उसको पूरा वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब यहाँ से चालू होकर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे बंडल ऑफ हिस से जाकर जब जो स्टिमुलेशन यहाँ बंडल ऑफ हिस पे पहुँचेगा, पुरकेंजी फाइबर्स पे पहुँचेगा, ये जो होते हैं ना ये जो इसके फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर, जब पुरकेंजी फाइबर्स के पहुँचेगा तब वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर देते हैं, मतलब वेंट्रिकल को पंप करते हैं। जब वेंट्रिकल को पंप करेंगे ब्लड जो है वो पल्मनरी वेल के और एरोटिक वेल के थ्रू ब्लड निकल जाएगा, और ये जो दो वेल जो है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तब कौन सा साउंड डेवलप होगा? लब साउंड डेवलप होगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर टू कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, जब ब्लड वेंट्रिकुलर में जाने के बाद 30% फिल होने के बाद, पूरा फिल होने के बाद, जब एसे नोड से एवी नोड से गया, एवी नोड के पास से एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस पूरा पुरकेंजी पूरा मतलब वेंट्रिकुलर पे जो भी नोडल टिश्यू है वो वहाँ पे पूरा स्टिमुलेशन चला जाने के बाद वो पूरा वेंट्रिकल को पंप करेगा। वेंट्रिकल को पंप करने के बाद जो भी ब्लड है वो अपने रेस्पेक्टिव आर्टरी वेन्स के अंदर चला जाएगा थ्रू देयर पर्टिकुलर वेल्स। फिर जब ये पंप करेगा, जो ये वेंट्रिकुलर जो पंप कर रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो सबसे पहले आर्टेरियल सिस्टोल गया बिकॉज ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड के वजह से ये सिस्टोल हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ऑफ हिस पुरकेंजी फाइबर जो है पूरा वेंट्रिकल्स के ऊपर स्प्रेड है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो आगे पहुंच जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। ओके, द आर्टरिया अंडरगोस रिलैक्सेशन डायस्टोल कॉन्कॉर्डिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, जब ये वाला कंडीशन हो रहा है, तो आर्टरिया क्या करेंगे? आर्टरिया पंप नहीं करेंगे। जब वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो आर्टरिया रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। वो जब आर्टरिया जो है रिलैक्स स्टेट में रहेगा, आर्टरिया रिलैक्स स्टेट में मतलब जो ऊपर वाला जो ब्लड, यहाँ से ब्लड आता ही रहेगा कंटिन्यूसली, यहाँ पे ब्लड काम चालू ही रहते हैं, कंटिन्यूसली ब्लड यहाँ से आ ही रहा है, तो मतलब ये वाला क्लोज हो गया तो आके थोड़ी देर तक ब्लड इधर रुक जाएंगे। हाँ, ओके, यहाँ रुक जाने के बाद जब यहाँ का पूरा प्रेशर कम हो जाएगा, फिर वापस दोनों वेल ओपन हो जाएंगे, फिर ब्लड जो है अंदर चला जाएगा। ओके, तो मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते टाइम पे दो आर्टरीज जो है वो रिलैक्स स्टेट में, आर्टेरियल डायस्टोल कंडीशन में है। ओके, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया। ओके, तो अभी मैंने बताया था कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये वाला कंडीशन हो रहा है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल सिस्ट कर रहा है, मतलब प्रेशर पंप कर रहा है ब्लड को। कहाँ पंप कर रहा है? एक तो एरोटा के अंदर पंप कर रहा है थ्रू द एरोटिक वेल, और पल्मनरी आर्टरी के अंदर पंप कर रहा है थ्रू द पल्मनरी वेल। जब ब्लड पंप किया वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्लड जो है पंप किया, जब पंप किया तो ब्लड जो है यहाँ से बैक फ्लो भी हो सकता है। तो ये जो ब्लड इधर से जाएगा, इधर से जाकर दो वेल है वो बंद हो जाएंगे, ये पूरे क्लोज हो जाएंगे। ओके, दो वेल जो है वो क्लोजअप हो जाएंगे। कैसे दिखेगा वो यहाँ पे बना देता हूँ। ब्लड पूरा यहाँ पे भरा है, यहाँ पे मैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखा देता हूँ। वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ये कौन सा कंडीशन में? एट्रियल डायस्टोल कंडीशन में। ओके, डायस्टोल कंडीशन में है तो यहाँ पे ब्लड जो है वो आता ही जा रहा है। यहाँ पे कौन सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है? यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा। ओके, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एट द वेंट्रिकुलर प्रेशर increases further, the semilunar veil guarding the pulmonary artery
राइट साइड एंड द एरोटा लेफ्ट साइड एंड फोर्स्ड ओपन। जैसे ही वेंट्रिकल पंप करेगा, मैंने एक ही स्टेज में बता दिया, जैसे ही वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये दो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाएंगे, और जो यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है और एरोटा है, यहाँ पे बुक में दिया भी है, एरोटा जो है लेफ्ट साइड है और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट साइड दिया है। बट मैं डायग्राम में तुमको ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में जो 3D डायग्राम तुम देखोगे उसमें तुम्हें एज पर बुक के हिसाब से दिया रहेगा। ओके, तो ब्लड जैसे ही वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ जा रहा है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ गया, तो सेमिलुनर वेल ओपन हुआ। ओके, क्लोज नहीं हुआ, ओपन होने से कोई आवाज़ नहीं आएगा, क्लोज होने से आवाज़ आएगा। तो ये दो क्लोज हुई, ये दो जब क्लोज हुए तब लब आवाज़ आई अपने को, फिर अब अपने को डब आवाज़ के इंतज़ार करना है। ओके ओके, तो ब्लड इधर गया, तो ये वाला ब्लड अपने लंग्स के पास जाएगा। ओके, एज हमने डिस्कस किया था आगे, लंग्स के पास गया और लंग्स ने ऑक्सीनेट करके, यहाँ का भेज रहा हूँ मैं, लंग्स जो है ऑक्सीनेट करके कहाँ भेजा, यहाँ भेजा, और यहाँ से ब्लड जो है वापस इधर भर रहा है। ओके, और जो ये वाला जो है आर्टीरियल डायस्टोल स्टेट में है, यहाँ पे तो ब्लड भर रहा है, यहाँ से तो ब्लड जो आ ही रहा है वो इधर भरता ही जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड भर रहा है थ्रू द पल्मोनरी वेन, एंड यहाँ से सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में भर रहा है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सिंपल सा चीज़ है। जब ये सारे चीज़ें पढ़ने के बाद एक और बार बुक को पढ़ लो तो पूरा समझ आएगा, अगर नहीं समझ आए तो पीछे एक बार बोलो, पीछे एक बार वीडियो को देखो, समझ आ जाएगा। ओके ओके, देन द सेमिलुनर वेल्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, ये जो फोर्सफुली ओपन हो जाएंगे अलोंग द ब्लड इनटू द ब्लड इन वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दिस वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। तो मतलब जब फोर्सफुली सेमिलुनर वेल ओपन हो रहा है तो वेंट्रिकुलर्स जो है वो सर्कुलेटरी में ब्लड को भेज रहे हैं। ओके, वही बुक में बताया। ओके, एंड द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल्व। और देखो, सबसे पहले आर्टीरियल सिस्टोल हुआ, आर्टीरियल सिस्टोल होने, जब आर्टीरियल सिस्टोल हुआ तब क्या ओपन हुआ, आर्टीरियल सिस्टोल हुआ क्यों, जब एसए नोड एंड एवी नोड स्टिमुलेट हुए, जब ये स्टिमुलेट हुए तो आर्टीरियल सिस्टोल हुआ, आर्टीरियल सिस्टोल हुआ तो ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर गए, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जाने के बाद वेंट्रिकल के अंदर पूरा ब्लड आने के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हुआ तब दोनों वेल जो है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज हुए। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तब दो सेमिलुनर वेल ओपन हुआ, जब ओपन हुआ जो ब्लड जो है वो एरोटा में गया, कुछ ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड एरोटा में गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में गया, ये वाला कंडीशन हुआ। फिर ये वाला यहाँ का ब्लड पूरा पंप कर दिया तो ये वाला खाली हो जाएगा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे खाली हो रहा है तो ये नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, तो ये नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। तो अब ये वाला आर्टीरियल डायस्टोल में है, तो ये ब्लड को भर रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर जो है कम हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ पे सेमिलुनर वेल जो है जैसे प्रेशर कम हुआ वो सेमिलुनर वेल जो है धप करके क्लोज हो जाएंगे। ओके, जब सेमिलुनर वेल क्लोज हो जाएंगे तब कौन सा आवाज़ आता है, डब आवाज़ आता है। जब दो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल क्लोज होते हैं तब लब आवाज़ आता है। ओके, ये क्यों क्लोज होते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर इन द वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होने के बाद वेंट्रिकुलर सिस्ट कर देता है, पंप करता है, जब पंप जब करता है तो बैकफ्लो आर्टरी के अंदर वापस ब्लड ना भेजे, इसीलिए दोनों वेल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ऐसे होते तो ऐसे यहाँ से ब्लड आकर डायरेक्ट ऐसे क्लोज हो जाएंगे, तो क्लोज होंगे। जब यहाँ के वेंट्रिकल में जैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा तब ये ओपन हो जाएगा, जब ये ओपन हो जाएगा तो आर्टरी के जब ये क्लोज था तब आर्टरिया जो है वो डायस्टोल स्टेट में था, आर्टरियल डायस्टोल स्टेट में था। जब ये डायस्टोल स्टेट में था तो खाली तो बैठा नहीं था ना, तो ब्लड को ले रहा था, तो ब्लड को लिया, जैसे जैसे यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। ओके,
जैसे जैसे प्रेशर यहाँ का डिक्रीज होता जा रहा है, ओके, तो ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है, ओके, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो यहाँ का प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होते ही ये ओपन हो गया। जैसे यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वो सेमिलुनर वेल जो है वो धप करके क्लोज हो गया, उसका काम खत्म, वो क्लोज हो गया, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड खत्म हो गया तो वो क्लोज हो गया। ओके, जब जैसे ही वो क्लोज हो गया तो कौन सा आवाज़ आया हमें? डब आवाज़ आ गया। आई होप तुम्हें ये पूरा समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दो आवाज़ों की वजह से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, हार्ट के डिजीजेस तुम्हें पता चलेंगे, इसलिए इतने डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके, पूरा कंसेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए धीरे धीरे। और ये ब्लड, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है इसके अंदर इसकी ये खुला है तो ये नॉर्मली फिल करता जाएगा। जो पहले नॉर्मली पूरा जॉइंट डायस्टल के टाइम पे क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टल के टाइम पे क्या हो रहा है, तो सारे रिलैक्स थे, जो ब्लड आ रहा है वो नॉर्मली वेंट्रिकल के अंदर फिल हो रहा था, तो वैसे ही ब्लड आकर इसके अंदर फिल हो रहा है, फिल होता जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल हो गया, विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स एज द। और देखो सेमिलुनर वेल क्लोज क्यों हुए, यहाँ पे दो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल क्यों क्लोज हुए, ताकि वेंट्रिकुलर का ब्लड जो है वो एट्रियल के अंदर, एट्रियम जो ऊपर के जो चैम्बर है, एट्रियल चैम्बर जो है वो उसके अंदर ना है। सेमिलुनर वेल क्यों क्लोज हुआ, ताकि जो एरोटा और पल्मरी आर्टरी का जो ब्लड है वो वापस वेंट्रिकुलर में ना आए, इसलिए सेमिलुनर वेल भी क्लोज हो गया। क्लोज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड प्रेशर इन द वेंट्रिकल, दो डिक्रीज प्रेशर इन द बोथ वेंट्रिकल्स की वजह से। प्रेशर इंक्रीज हुआ है, देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, मतलब दरवाजा नॉर्मली है, जब प्रेशर बाहर से आ रहा है तो दरवाजा धप करके बंद हुआ, जब नॉर्मल प्रेशर हो गया तो धीरे धीरे नॉर्मली खुलेगा। जैसे इसी तरह तुम्हें दिमाग में बैठाना है। ओके ओके, एंड विच प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria excited by the blood, which are being emptied in them into them by the veins. The blood now once again move freely into the ventricle. देखो मैंने बताया ना, इसी तरह जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, तब ये जब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था, जब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था तो वो सेमिलुनर वेल ओपन करके ब्लड को दे रहा था, तब ये रिलैक्स था, जब ये रिलैक्स था तो ब्लड को ले रहा था। जैसे ही इसके अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, वेंट्रिकुलर के अंदर का दोनों का प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो आर्टरिया जो है, ये दो वेल्स जो है ओपन हो गए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ओपन हो गए, बट सेमिलुनर वेल जो है क्लोज हो गया। ओके, क्लोज हो गया तो वो अपना काम वहाँ पे चालू है, ये अपना लंग्स वाला काम वो पूरा चालू ही है। और नॉर्मली जब स्टार्टिंग में जॉइंट डायस्टल के कंडीशन में जो ब्लड आ रहा था, यहाँ से जो ब्लड यहाँ से आ रहा था वो यहाँ पे एट्रिया से डायरेक्ट इसके अंदर भरता जा रहा है। ओके, जो स्टार्टिंग वाला 30% वाला चालू हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे लंग्स दे रहे हैं, ये पूरे ऊपर के बॉडी से आ रहा है। ओके, ऊपर के पार्ट ऑफ के बॉडी से, नीचे के पार्ट ऑफ बॉडी से ये ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। ओके, समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, and the blood now once again move freely into the ventricles और फिर the ventricles and atria are now again in a relaxed state। तो मतलब जब ये पूरा ऐसा कंडीशन हो रहा है, तब नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है, तो पूरे वापस कौन से कंडीशन में आ गए? जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में आ गए। ओके, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। तो जॉइंट डायस्टोल, फिर यहीं पे आ गई कहानी, आर्टेरियल से जॉइंट डायस्टोल से चालू हुआ, जॉइंट डायस्टोल से आर्टेरियल सिस्टोल। जब आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा था, जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा था तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा था। ओके, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था तब आर्टेरियल डायस्टोल चल रहा था। ओके ओके, जब आर्टेरियल डायस्टोल चल रहा था वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यों हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था। तब जब इसमें प्रेशर ज़्यादा था तब तो दोनों वेल्स क्लोज थे, जब वो क्लोज थे तब आर्टरिया जो डायस्टोल के कंडीशन में, जब डायस्टोल कंडीशन में था तब ब्लड जो है वो इसके अंदर भर रहा था। जैसे ही इसके अंदर प्रेशर कम होता गया, वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर कम होता गया, तो प्रेशर कम होने के बाद दोनों वेल ओपन हुए, तो धीरे धीरे यहाँ एट्रियल का अंदर जो ब्लड है वो वेंट्रिकुलर के अंदर आता गया, तो पूरे नॉर्मल, तो वेंट्रिकल का प्रेशर भी कम हो गया और एट्रियल का अंदर प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो गया, तो दोनों जॉइंट डायस्टल कंडीशन में आ गए, मतलब नॉर्मल
जॉइंट डायस्टल कंडीशन के अंदर आ गए। ओके, तो ये हुआ अपना कार्डियक साइकिल, और यही चीज़ जो है बार बार रिपीट होता जाएगा। जॉइंट डायस्टल हो गया, फिर जॉइंट डायस्टल होने के बाद फिर जॉइंट डायस्टल हो गया, फिर एक बार देखते हैं, फिर जॉइंट डायस्टल हो गया, फिर ब्लड इसके अंदर भरता जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसके अंदर भर जाएगा पूरा ब्लड, इसके अंदर पूरा ब्लड भर जाएगा, तब ऐसे नोट जो है वो थोड़ा ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, थोड़ा ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, तब ऐसे नोट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे नोट एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे नोट एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे नोट एवी नोड को भेजेगा। जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तब आर्टीरियल सिस्टोल होगा, चालू हो गया ना। जब आर्टीरियल सिस्टोल हुआ, जब ये सिस्टोल हुआ, तो दोनों ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल के थ्रू ब्लड जो है दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर गए। जैसे जैसे वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड गए तो ये पूरा इसके अंदर, तब आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा था, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ऊपर वाला पुचुक कर रहा था, पुचुक किया तो दोनों वेल जो है ओपन थे, और पूरा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर दे दिया, पूरा ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर दे दिया। और पूरा वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल, और तब यहाँ का पूरा जो कंडक्शन है, एक्साइटेबिलिटी कंडक्शन, वो एवी बंडल के पास आ गया, एवी बंडल मतलब बंडल ऑफ हिस के पास आ गया। बंडल ऑफ हिस पुरकेंजी फाइबर वो कहाँ स्प्रेडेड है, वेंट्रिकल के अंदर। जैसे ही टाइम आ गया, जैसे ही टाइम आ गया तो वेंट्रिकल को पंप करने का टाइम आ गया, वेंट्रिकल को सिस्टोल होना है। जब वेंट्रिकल को सिस्टोल होना है, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर गया, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर गया तो वो सिस्ट करेगा। जब वो पंप करेगा तब दो एट्रिया के जो दो वेल्स है वो क्लोज हो जाएंगे। जब वो क्लोज होंगे तब हमको कौन सा आवाज आएगा, लब आवाज आएगा। तो हम स्टेथोस्कोप रख के चेक करते हैं, तो लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसा आवाज आएगा। जो लब वाला जो आवाज़ है वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल। और ये क्लोज हो गया, जब ये क्लोज क्यों हुए, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर इन द बोथ वेंट्रिकल्स। ओके सॉरी, हाँ वेंट्रिकल्स, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर इन द बोथ वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बन गया तो कौन सा ओपन हुआ, प्रेशर बन गया तो ये दोनों क्लोज हुए। ओपन क्या हुआ, सेमिलुनर वेल ओपन हुआ। सेमिलुनर वेल के अंदर दो वेल्स होते हैं, पल्मरी वेल एंड एरोटिक वेल। एरोटिक वेल के अंदर जो कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को स्प्रेड होगा। एंड पल्मरी आर्टरी के अंदर कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके वो लंग्स के पास देगा। तो जब पल्मरी वेल ओपन हुआ तो ये वाला वेंट्रिकल का जो भी ब्लड है वो इन आर्टरीज वेन्स के अंदर जा रहा है। ओके तो जब जाने के बाद या तो वेंट्रिकल का ब्लड खत्म होने में आएगा, तब खत्म होने में आएगा तब ये भी रिलैक्स होता जाएगा। तो तब जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था तब आर्टीरियल डायस्टोल कंडीशन में था, वो शांत बैठा था, सब अपना शांत बैठा था कि भाई वो जो नॉर्मल ब्लड है तू अपना काम कर, वेंट्रिकल तू अपना काम कर, नीचे से तू अपना पंपिंग वाला काम चालू रख, मैं तब तक ऊपर वाला जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तब तक बना तब तक मैं लेता जाऊँगा। मतलब देखो, मतलब दोनों तरीके से काम चल रहा है। जब तक ये काम कर रहा है तब कोई भी यहाँ पे शांति से बैठा नहीं है। जब वो काम कर रहा है तो ये यहाँ से ब्लड ले रहा है, जैसे ही वो काम खत्म कर दिया तो यहाँ पे जो ब्लड लिया वो इधर भेज देगा, और जैसे ही वो अपना काम चालू कर फिर यहाँ से ब्लड लेगा। तो ये चीज़ें जो एक साइकिल की तरह कंटिन्यू होता जा रहा है। आर्टरी और वेंट्रिकल जो है कंटिन्यूसली मिलकर काम कर रहे हैं। ओके तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तब आर्टेरियल डायस्टोल क्यों था, ताकि वो पूरा ब्लड नीचे से ऊपर से ब्लड ले रहा था। ओके जब आर्टेरियल डायस्टोल हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड खत्म हो गया तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे एवी सॉरी दोनों वेल्स के पास जो भी प्रेशर है वो कम हो गया, तो वो दोनों धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे। बट वहाँ पे एवी नोड जो है वो सेमिलुनर वेल जो है वो सडनली क्लोज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड प्रेशर इन द वेंट्रिकल। ओके जैसे ही क्लोज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स भी बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर इन द एरोटा एंड पल्मरी आर्टरी भी बोल सकते हैं। ओके बट एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया, बट हम कंसेप्चुअली इस चीज़ को तुम जब समझ जाओगे पूरा स्टेप बाय स्टेप तो तुम्हें ये चीज़ याद करने की पता ही नहीं। पूरा ये तीनों का स्टेटमेंट का खेल है, इसीलिए मैं पहले लिख दिया। आर्टीरियल पहले जॉइंट डायस्टोल स्टेट में रहेंगे, फिर आर्टीरियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब आर्टीरियल सिस्टोल चलता है तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्स स्टेट में है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है तब आर्टरिया भरता रहता है। ओके तो ये वाला काम। ओके इसीलिए कार्डियक साइकिल जो है, हाँ तो हम कहाँ थे। ओके तो जब यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो गया तो दो वेल जो ओपन अप हो जाएंगे। जब दो वेल ओपन हो जाएंगे तब तक जो आर्टीरियल डायस्टोल चल रहा था तब वो ब्लड भर रहा था अपने आर्टरी के अंदर, दोनों ब्लड, तो दो ब्लड धीरे धीरे वो वेंट्रिकल के अंदर भेजता जाएगा। तो वो वाला वापस कौन सा कंडीशन आ गया, जॉइंट डायस्टोल कंडीशन आ गया। ओके तो ये था अपना कार्डियक साइकिल जो बहुत ईजी है। तो
जो जैसे जैसे मैं समझाया वैसे वैसे तुम ध्यान से सुनोगे। लेक्चर आई होप, मुझे पता है लेक्चर बड़ा है, बट एक बार देख लिया वीडियो, एक बार देख लिए तो बार बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि कोई भी वीडियो लेक्चर्स हो रहे हैं यूट्यूब पे या कोई भी कहीं पर भी जाओ, अभी तुम लाइवली कोई लेक्चर्स बहुत कम लोग ही अटेंड करते हैं, कोई भी कंपटीशन के लिए या कुछ भी हो, लाइव लेक्चर्स बहुत कम हो गए अटेंड करना, क्योंकि बहुत ये कौन सुनेगा यार, 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर कौन सुनेगा। अरे यूट्यूब पर देखना 15 मिनट में एक रील में, ऐसे भी रील्स है जो 1 मिनट के रील के अंदर पूरा कार्डियक साइकिल एक्सप्लेन कर देता है, बट वो एक रिवीजन की तरह ही काम करेगा। ओके, वो इतना डिटेल में, इतना कंसेप्ट के साथ समझाने के लिए टाइम तो लगेगा। तो जो टॉपिक के पीछे तुम टाइम दे रहे हो तो वो वर्थ कभी ना कभी करेगा ही करेगा। अगर तुम हाँ क्या यार मतलब 30 मिनट का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो कौन टाइम देगा, मतलब किसी ने इतना टाइम देकर वो वीडियो बनाया है तो ऑब्वियसली उसने एक कुछ अमाउंट ऑफ एफर्ट तो डाला ही होगा। तो वो एफर्ट, नॉलेज जो भी उसके अंदर पुट किया है, तो वो 1 मिनट वाले में तो उतना वो तो नहीं होगा। 1 मिनट 10 मिनट के अंदर तो वो नहीं ऑब्वियसली नहीं बन सकता। जो चीज़ हम 2-3 घंटे में पढ़ते हैं वो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में हम नहीं पढ़ सकते। ओके, और कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जिन चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ता है, जो मैंने आज वही किया है। एक ही चीज़ को मैंने बार बार रिपीट किया है। तुम लोगों में से कोई इरिटेट भी हुआ तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज़ तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। आर्टीरियल सिस्टोल जब चलता रहता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता रहता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो आर्टीरियल डायस्टोल चलता रहता है। ओके, फिर उसके बाद एंड जॉइंट डायस्टोल से होता है और स्टार्ट भी वही से होता है। ओके, किस तरह दोनों वेल्स ओपन होते हैं, सेमिलुनर वेल्स कैसे होते हैं, लब और डब आवाज़ कैसे आते हैं। ओके, ये सारे चीज़ें मैंने एक ही जगह पे मैंने समझा दिया। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट के बारे में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो नेक्स्ट दिस सिचुएशनल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल। जो भी साइकिल जो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस कंडीशन, ये पूरा कंडीशन क्या है, कार्डियक साइकिल। इसीलिए मैंने साइकिल बताया। साइकिल में क्या होता है, ये पैडल जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है ना, काम आगे जाने के लिए। यहाँ पे काम जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बट वर्क आगे काम बढ़ता जा रहा है। मतलब साइकिल जब चलाते हो तुम यहाँ पे एक ही काम बार बार कर रहे हो, बट तुम आगे भी जा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट साइकिल। तो इसीलिए कार्डियक साइकिल में ये चीज़ होता रहता है, इसीलिए इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसके अंदर क्या है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। इस कंडीशन में हम ये भी बता सकते हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है ना, जब वेंट्रिकुलर सिस्ट करता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। ओके, 130 भी बोल सकते हैं, 90, 80 कंडीशन वेरी करता है, बट हम एनसीईआरटी में हमें यही दिया तो हमें यही याद रखना पड़ेगा। ओके, ये क्लिनिकली तुम्हें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 120 एंड 120 एंड 80, क्योंकि जो 120 वाला है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों आया, बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, जो वेंट्रिकुलर इस तरह जल्द पंप किया तो एरोटा के अंदर ब्लड गया, एरोटा के अंदर से पूरे बॉडी में ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे जो ब्रेकियल आर्टरी है वहाँ पे ब्लड गया। जब वेंट्रिकुलर पंप किया तो यहाँ पे ब्लड गया, तो उसको हम यहाँ पे प्रेशर हम चेक कर रहे हैं। तो वो जो 120 जो मिला नॉर्मल वाला, वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने की वजह से आया। और जो 80 वाला है, जो डायस्टोल हुआ, जब जो डायस्टोल हो रहा है, वो जो डायस्टोल होने का जो प्रेशर है, उस समय कौन सा प्रेशर चल रहा है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो वो चीज़ हम नहीं है एनसीईआरटी में उस टॉपिक में, बट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब बोथ द आर्टरी एंड वेंट्रिकल एज मेंशन एर्लियर द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। तो पहले हमने पढ़ लिया, देखा था कि हार्ट कितने 1 मिनट के अंदर, इन 1 मिनट हार्ट बीट्स 1 मिनट में 72 पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट करता रहता है। ओके, मतलब ये पूरा जो कार्डियक साइकिल है ना, 0.8 सेकेंड में, 1 सेकेंड भी नहीं, 1 सेकेंड से कम, 0.8 सेकेंड में जो ये पूरा कार्डियक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है।
और कुछ बुक्स में तुम अच्छे से कोई मतलब तो और थोड़ी डिटेल में भी जाओगे तो ये आर्टीरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये पूरा डिफरेंशिएट करके रखा है। मतलब बोलते कि आर्टीरियल सिस्टोल में कोई इतना याद नहीं, 0.2 सेकेंड्स में होता है और 0.4 सेकेंड्स में या 5 सेकेंड्स में जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। सो डायस्टोल कंडीशन जो है वो 0.5 सेकेंड्स लेता है। मेरे को याद नहीं है, आई होप ये गलत भी हो सकता है वैल्यूज। एंड दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। ओके, तो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट होता है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। तो मतलब 1 मिनट के साथ हम कंपेयर करेंगे तो मतलब कार्डियक साइकिल जो है 0.1 कार्डियक साइकिल कितना टाइम ले रहा है, 0.8 सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछेंगे कि भाई कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड्स। ओके, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called as a stroke volume। और एक जब वेंट्रिकल सिस्ट कर रहा है, जब वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप कर रहा है, 70 ml ब्लड। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को वो पंप कर रहा है, 70 ml। जो इस जो 70 ml इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम को हम किसके साथ इंटू करेंगे, जब 72 हार्ट बीट्स के साथ हम इंटू करेंगे। मतलब 70 ml इंटू 72 हार्ट बीट्स इक्वल टू अप्रॉक्स 5000 के अप्रॉक्स आएगा, जो 5 लीटर पर मिनट बोल सकते हैं, 5 लीटर पर मिनट। ओके, 5 लीटर। तो मतलब 1 मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट्स है। ओके, एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड जो है वो पंप हो रहा है। तो 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप हो रहा है, 5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट के अंदर पंप हो रहा है। तो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में पहले हम बात करते हैं कार्डियक आउट। और ये जो है जो 5 लीटर जो निकला है इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम, ये बहुत लोग कंफ्यूज, जब मैं पढ़ता था तब मैं भी कंफ्यूज होता था, मैं फर्स्ट ईयर में भी कंफ्यूज हुआ था। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल पंप करता है। ओके, वेंट्रिकल जो पंप करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने हार्ट बीट्स होते हैं, 72। तो हम 72 को 70 ml जो ब्लड एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल जब सिस्ट करता है तब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है, 70 ml। 70 ml को हम 72 के साथ इंटू करेंगे तो हमें अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड हमें मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो उस 5 लीटर को हम क्या बोलते हैं, 5 लीटर को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। और कुछ एथलीट्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, जो रनिंग रेस एथलीट्स होते हैं, जिनका कार्डियक आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है, 5 लीटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी डिमांड ज़्यादा है, उनकी डिमांड ज़्यादा है। इसीलिए वो इस चीज़ को पाने के लिए, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। जब कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली बढ़ रहा है तो तुम्हारा काम भी ऑब्वियसली, उसमें प्रोडक्टिविटी भी तुम्हें बढ़ेगा। ओके, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में कार्डियक आउटपुट जो है पूरा लो हो जाता है, कार्डियक आउटपुट पूरा डाउन हो जाता है। ओके, जब हाइपरटेंशन होता है ना, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर पूरा इंक्रीज होता है, 120/80 के ऊपर जब ब्लड प्रेशर चला जाता है ना तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, जब नॉर्मली तुम बैठे हो, घूम रहे हो, सो रहे हो, तभी भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई है, तो तभी भी तुम्हारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से ज़्यादा है, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ओके, जब तुमको कंटिन्यूसली डायरिया हो रहा है सुबह से कंटिन्यूसली, तो तुम में बहुत मतलब चक्कर जैसा हो रहा होगा, तुम उठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, तब तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ना, लो हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, बोलते हैं ना बीपी डाउन हो गया भाई, नहीं हो रहा है कुछ भी काम। तो जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, समझ आया होगा अभी तुम्हें इस चीज़, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ गया होगा। तो एथलीट्स जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन का कितना होता है, बुक में दिया, नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन का 5 लीटर होता है। कोई एथलीट्स, क्रिकेटर्स, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो रनिंग रेस में इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं,
क्रिकेटर्स, उनका जो है वो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, 5 लीटर से ज़्यादा होता है, और नॉर्मल पर्सनालिटीज़ का कम होता है। कम मतलब नॉर्मल होता है, 5 लीटर्स पास होता है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे जैसे उस हिसाब से वो वैरी करता रहता है। और जो लास्ट जो पैराग्राफ है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप हम क्यों किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम हार्ट बीट्स को सुन सके, हार्ट बीट्स को सुन सकते हैं। सुनने के बाद हमें अभी ये जो लब डब आवाज़ है, अब लब की जगह कुछ और ही आवाज़ आ रहा है, डब की जगह कुछ और ही आवाज़ है, इस हिसाब से हम वेल्स कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा मतलब वेल काम नहीं कर रहा है, वो हम वो स्टेथोस्कोप रखते ही हम समझ सकते हैं। उसकी वजह से हम हार्ट की डिजीज़ को हम डायग्नोस कर सकते। डायग्नोस करना मतलब ढूंढना, पैथोलॉजिक कंडीशन को हम यूँ ही स्टेथोस्कोप रख कर ढूंढ सकते हैं, इसीलिए स्टेथोस्कोप बनाया है। तो वो लब आवाज़ क्यों आता है, बिकॉज ऑफ क्लोजर, नॉट ओपन, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल। और डब आवाज़ क्यों आता है, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल। सेमिलुनर वेल में 2 वेल्स आते हैं, जो अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, मतलब कोई काम की नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछते। सेमिलुनर वेल में 2 आते हैं, एरोटिक वेल एंड पल्मोनरी वेल, जो मैं पहले से चिल्लाता आया हूँ। तो पल्मोनरी वेल्स में पल्मोनरी वेल में वेल से जो ब्लड निकलता है वो डीऑक्सीनेटेड होता है, जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेल में जाएगा। पल्मोनरी वेल से जो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास जाएगा। लंग्स जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम के बेस लेफ्ट एट्रियम में भेजेंगे, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पंप करके एरोटिक वेल में भेजेगा, एरोटिक वेल से एरोटा में जाएगा, एरोटा पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। ओके, ये हुआ नॉर्मल सर्कुलेशन। कम से कम 5-6 बार मैंने एक ही चीज़ को रिपीट किया है, इसीलिए लेक्चर इतना बड़ा हुआ है। तो आई होप ये पूरा चीज़ तुम्हें ये पूरा याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ, एक बार NCERT के बुक में से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और एक ऐसे पेज में लिख लो। ये मैं क्या बोलता हूँ कि ये कार्डियक साइकिल जो टॉपिक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब भूल जाते हैं। मैं भी मतलब पहले जब पढ़ता था, जब इस चीज़ को मतलब महीनों, हाँ भाई CVS बहुत इजी, आगे का ब्लड वाला है, हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होता है, 2-4 डिजीज़ है, बस इजी है, बहुत इजी है ये वाला चैप्टर तो। बट जब एग्जाम का टाइम आता तब मैं भूल जाता भाई स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है, कार्डियक आउटपुट बनता कैसे है, कार्डियक आउटपुट निकलता कैसे, मुझे पता नहीं था। स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट बीट्स को, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को हम इंटू करते तब जाके स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट निकलता है, ये मैं भूल जाता था। ये चीज़ तुम्हारे से ना हो, तो अब आज अगर तुमने कार्डियक साइकिल पढ़े हो तो एक छोटे से पेज में वो ऑब्वियसली आ जाएगा पूरा। देखो ये 3 ही तो स्टेप है, 3 स्टेप है। अगर तुमने ये लेक्चर अच्छे से सुना है तो ये एक ही चीज़ को तुम एक छोटे से पेज में तुम बना सकते हो। वो पेज को रोज एक बार, कितने 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट, तब तुम 2 मिनट में 2-3 रील देख रहे हो, तब तुम एक बार देख लोगे ना, पूरा याद हो जाएगा। ऐसे 1-2 हफ्ते देखो तो तुम्हारे कार्डियक आउटपुट तुम्हारे दिमाग से कोई निकाल ही नहीं सकता। जब कार्डियक आउटपुट यहाँ से तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। फिर जब कार्डियक आउटपुट तुम मेडिकल का जब पढ़ोगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा ऑब्वियसली। आई होप इसके बाद मैं वीडियो कार्डियक साइकिल के ऊपर मैं बनाऊंगा जो मेडिकल वालों के लिए, वो बहुत डिटेल होगा। वो भी मतलब 1 घंटे का 1.5 घंटे का ही बनेगा वीडियो, 2 पार्ट्स में बन सकता है, नहीं तो 1-1.5 घंटे का ही बनेगा वीडियो। बट जितना तुम्हें मैंने एक्सप्लेनेशन किया उस वीडियो में, उतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उतना बेसिक नॉलेज उन लोगों के पास होता ही है। ओके, तो मैंने पहले हार्ट का नॉर्मल एनाटॉमी मैंने समझा, ओके, फिर उसके अंदर कौन से नोडल टिश्यूज़ के बारे में समझा, फिर उसके बाद में कार्डियक साइकिल के ऊपर आया। तो ये तीनों चीज़ों को तुम साथ में लेके चलोगे तो जो पहले का जो टॉपिक था, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट, सर्कुलेटरी पाथवेज, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक साइकिल, ये तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पहले वाला टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साथ में ही आ गए। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। थैंक यू।